Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल कंट्रोल। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल कंट्रोल। आपको पता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटर अपनी लॉ बनाने की पावर को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देता है। अब एग्जीक्यूटिव इस बिहाफ पर रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर बनाती है। अब ये देखना होता है कि वो जो रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं वो जो है एक तो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और उसमें कहीं पर भी उनकी पावर का मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो वो अपनी पावर को एग्जीक्यूटिव मिसयूज ना करें लॉ बनाने में, इसलिए उनके ऊपर कुछ कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल और लास्ट में जुडिशियल कंट्रोल। हम अर्लियर वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल और प्रोसीजरल कंट्रोल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जुडिशियल कंट्रोल को। तो एग्जीक्यूटिव की जो लॉ बनाने की पावर होती है, अगर उसे कोर्ट सुपरवाइज करता है तो उसको बोलते हैं जुडिशियल कंट्रोल। यहाँ पे जुडिशरी या फिर कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है लॉ मेकिंग पावर को, तो इसीलिए इसे जुडिशियल कंट्रोल कहा जाता है। यहाँ पे कोर्ट क्या देखता है? कोर्ट देखता है कि एग्जीक्यूटिव ने जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, ऑर्डर बनाए हैं, क्या वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को वायलेट कर रहे हैं, क्या वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, या पेरेंट्स एक्ट ने उन्हें जितनी पावर दी है उस पावर के बाहर जाके तो वो रूल्स रेगुलेशन नहीं बना रहे हैं। अगर वो पेरेंट एक्ट ने जितनी पावर दी है उससे बाहर जाके रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को वायलेट कर रहे हैं, तो कोर्ट ऐसे रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकता है और वो रूल्स रेगुलेशन ऑर्डर जो भी बनाए गए हैं एग्जीक्यूटिव के वो इनवैलिड हो जाएंगे। क्लियर हो गया व्हाट इज जुडिशियल कंट्रोल। अब हम देखते हैं किस किस मेथड से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है। तो इसके 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ पेरेंट एक्ट। देखिए, सबसे पहले तो कोर्ट ये देखती है कि जो पेरेंट एक्ट है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अगर पेरेंट एक्ट ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वायलेट करता है और फिर उसने वायलेशन करते हुए उसने पावर भी डेलीगेट करती है, तो उसके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो ऑटोमेटिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाएंगे। तो सबसे पहले जुडिशरी देखती है कि पेरेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। इसमें बहुत अच्छा केस है चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। कौन सा केस है ये? चिंतामन राव वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें जो पेरेंट एक्ट था उसने डिप्टी कमिश्नर को ऑथराइज किया कि आप कुछ पीरियड के लिए और कुछ एरिया में बीड़ी के मैन्युफैक्चर को जो है प्रोहिबिट कर देंगे। क्या प्रोहिबिट करेंगे कि कुछ समय के लिए और कुछ एरिया में बीड़ी के मैन्युफैक्चरिंग को आप बिल्कुल पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर देंगे। अब डिप्टी कमिश्नर ने ये ऑर्डर जो है पास कर दिया। अब कोर्ट ने जो है उसको मॉनिटर किया। कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट है जिसने ये पावर दी है डिप्टी कमिश्नर को बीड़ी के मैन्युफैक्चर को प्रोहिबिट करने की, वो तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये तो उस फंडामेंटल राइट को ही वायलेट करता है, क्योंकि लोगों अपना बिजनेस कर रहे हैं, बीड़ी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप उस फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 19 में गिवन है आप उसको वायलेट कर रहे हो। तो पेरेंट एक्ट इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस पेरेंट एक्ट के अंदर जब डिप्टी कमिश्नर प्रोहिबिट करता है तो वो ऑर्डर भी इनवैलिड कहलाया जाएगा। क्लियर हो गया कि पेरेंट एक्ट अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसके अंदर
जो भी पावर डेलीगेट की गई है और डेलीगेशन में जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कहलाएंगे। अब नेक्स्ट इसका मेथड है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए कभी कभी होता है कि पेरेंट एक्ट जिसने की अथॉरिटी को डेलीगेट किया है एग्जीक्यूटिव को, तो वो जो पेरेंट एक्ट है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो बना है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो भी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनवैलिड करार दिया जाएगा। इसमें बहुत अच्छा केस है द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो आपको ये केस पता होना चाहिए, द्वारका प्रसाद लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या था कि एसेंशियल सप्लाई एक्ट 1946 था। कौन सा एक्ट था? एसेंशियल सप्लाईज एक्ट 1946। उसमें ये प्रोविजन था कि बिना लाइसेंस के कोई भी कोयले का बिजनेस नहीं करेगा। मीन्स अगर किसी को कोयले का बिजनेस करना है तो उसे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अब जो है एग्जीक्यूटिव ने एक ऑर्डर पास किया, यूपी कोल कंट्रोल एक्ट 1953। कौन सा ऑर्डर पास किया? यूपी कोल कंट्रोल एक्ट 1953। उसमें उन्होंने स्टेट कोल कंट्रोलर को ये पावर दी कि आप कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि वो बिना लाइसेंस के भी जो है कोयले का बिजनेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट एक्ट था उसने तो बताया बिना लाइसेंस के आप कोयले का बिजनेस नहीं कर सकते, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाया गया कि कुछ लोगों को हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, भाई आप एग्जेम्प्ट करेंगे तो सबको ही करेंगे, और इसमें तो एग्जेम्प्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको तो लाइसेंस लेना है एज पर पेरेंट एक्ट। तो ये जो ऑर्डर था कि कुछ लोगों को हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं वो पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। तो ये जो ऑर्डर पास हुआ था इसको इनवैलिड करार दिया गया। अब लास्ट मेथड है जुडिशियल कंट्रोल का, अल्ट्रा वायरस एक्ट। तो कुछ सर्कमस्टांसेस में जब कोर्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सुपरवाइज करती है तो वो कुछ एक्ट को अल्ट्रा वायरस भी डिक्लेयर कर सकती है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है जबकि कोर्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इनवैलिड कह सकती है ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो सबसे पहला है इन एक्सेस ऑफ पावर कन्फर्ड बाय द पेरेंट एक्ट। देखिए जो पेरेंट एक्ट ने पावर दी है, आप उस पावर से बियॉन्ड वर्क करते हैं, मतलब जितनी पावर आपको दी गई है उस पावर से बाहर रह के अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा एक्ट जो है फिर अल्ट्रा वायरस कहलाएगा या फिर इनवैलिड कहलाएगा। इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेल टैक्स ऑफिसर वर्सेस अब्राहम का। कौन सा लीडिंग केस है ये? सेल टैक्स ऑफिसर वर्सेस अब्राहम। इसमें जो इंटर स्टेट सेल्स होती थी पहले, अब तो जीएसटी लग गया है, पहले जो है सेल टैक्स चलता था। तो जो इंटर स्टेट सेल्स थी उनके डीलर को अगर कंसेशनल रेट का बेनिफिट लेना होता था तो उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होता था। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज थी इस एक्ट के अंदर कि वो जो डिक्लेरेशन फॉर्म था उसके क्या क्या पर्टिकुलर्स होंगे, उन पर्टिकुलर्स को बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो थी ऑथराइज थी। अब स्टेट गवर्नमेंट ने वो जो डिक्लेरेशन थी उनके पर्टिकुलर्स तो बता दिए, साथ के साथ उसने एक लास्ट डेट भी प्रिस्क्राइब कर दी कि इस डेट तक आपको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है, तभी आपको कंसेशन रेट का बेनिफिट मिलेगा। अब कोर्ट ने कहा कि आपको पेरेंट एक्ट ने सिर्फ ये पावर दी है कि आप डिक्लेरेशन फॉर्म के पर्टिकुलर्स बनाएंगे कि वो फॉर्म कैसे बनेगा, आपको ये पावर नहीं दी है कि लास्ट डेट भी आप प्रिस्क्राइब करो या डिक्लेयर करो। तो माना गया, तो उन्होंने जो लास्ट डेट डिक्लेयर करी थी वो वाला ऑर्डर बिल्कुल इनवैलिड था। क्लियर हो गया कि कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पेरेंट एक्ट ने जितनी पावर दी है उस पावर से बाहर जाके वो कोई भी ऑर्डर या रूल्स रेगुलेशन नहीं बना सकती। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी विद द पेरेंट एक्ट,
कि आपने पेरेंट एक्ट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बीच ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो फिर भी ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है ये इनवैलिड कहलाएगा। इसमें बहुत ही अच्छा केस है राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें जो यूपी पंचायत राज एक्ट था आपका 1947 का, उसमें एक सेक्शन था सेक्शन 49। वो सेक्शन बताता था कि जो भी मतलब ये पंचायत अदालत बनेगी उसमें 5 मेंबर होंगे, और वो 5 मेंबर जो छोटे छोटे माइनर से सिविल और क्रिमिनल केस हैं उनको जो है उस पे वो अपना कोई भी जजमेंट या डिसीजन दे सकते हैं। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने एक रूल बनाया, रूल 87। उसने कहा कि पंचायत अदालत में 3 मेंबर हो सकते हैं और वो सिविल और छोटे छोटे क्रिमिनल केस को डिसाइड कर सकते हैं। अब जो पेरेंट एक्ट था यूपी पंचायत राज एक्ट, वो तो बता रहा था कि पंचायती अदालत में 5 मेंबर होने चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया 87 उन्होंने कहा कि 3 मेंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे पेरेंट एक्ट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो माना गया कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था, ये जो उसमें रूल बनाया गया था वो बिल्कुल इनवैलिड है। क्लियर हो गया आपको? अब नेक्स्ट आता है आपका अनरीजनेबल, कि अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बिल्कुल अनरीजनेबल है, बिना सर्कमस्टांसेस को देखे समझे वो कोई भी कानून, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर बना देती हैं, तो वो भी अल्ट्रा वायरस ही कहलाएंगे। इसमें भी बहुत अच्छा केस है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया अंडर सेक्शन 25 ऑफ कस्टम एक्ट। तो उन्होंने अंडर सेक्शन 25 ऑफ कस्टम एक्ट में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो भी न्यूज़पेपर प्रिंट होगा उसमें कस्टम ड्यूटी जो है लगाई जाएगी। अब इससे जो न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे थे उनको बहुत फाइनेंशियल बर्डन हो गया, क्योंकि कस्टम ड्यूटी से उनको जो है काफ़ी जो है फाइनेंशियल बर्डन हुआ, क्योंकि उनको जो है कस्टम ड्यूटी भी उनके ऊपर लग रही थी। तो कोर्ट में केस किया। कोर्ट ने कहा कि ये जो उन्होंने कंडीशन लगाई है कि जो भी न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है उस पर कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी, ये बिल्कुल अनरीजनेबल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट देता है अंडर आर्टिकल 19 में, उसमें कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को आराम से कैरी ऑन कर सकता है। तो यहाँ पे आपने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की सर्कमस्टांसेस भी नहीं देखी कि कस्टम ड्यूटी लगाने से उनको बहुत फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा, उनका न्यूज़पेपर भी बंद होने की कगार पे आ सकता है, इससे एम्प्लॉय की भी जॉब लॉस हो सकती है। तो आपने बिना किसी सर्कमस्टांसेस को देखे ये कंडीशन लगा दी है कस्टम ड्यूटी की, तो ये बिल्कुल अनरीजनेबल है। तो माना गया कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था ये बिल्कुल अल्ट्रा वायरस है, ये बिल्कुल इनवैलिड है। नेक्स्ट है आपका मालाफाइड। मालाफाइड का मतलब होता है कि एग्जीक्यूटिव कोई भी अगर कानून बना रही है, अगर वो गलत इंटेंशन से बनाती है, इल विल से बनाती है, तो वो मालाफाइड कहलाएगा। तो उसे हमेशा जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए वो बोनाफाइड उससे बनाए। बोनाफाइड का मतलब होता है वो जनरल पब्लिक को ध्यान में रख के बनाए, उनके वेलफेयर के लिए बनाए। अगर आप सिर्फ कुछ ही लोगों को बेनिफिट देने के लिए कानून बनाते हो तो इसका मतलब आपकी इंटेंशन मैलाफाइड है, और इस तरह के कानून जो है फिर अल्ट्रा वायरस कहलाएंगे। लास्ट है आपका लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन। देखिए, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेटर को या एग्जीक्यूटिव को ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है और वो ज्यूरिडिक्शन से बाहर रह के कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाती है, तो कहलाएगी कि उस पर ज्यूरिडिक्शन नहीं थी, उसने लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन के बिना कानून बनाया है, तो वो रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल इनवैलिड होंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि देखिए, कोई भी एडवोकेट है, अगर उसे वोट देना है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है कि एडवोकेट पे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जिससे वो वोटिंग राइट उसको मिले, इसको बनाने की पावर सिर्फ बार काउंसिल ऑफ इंडिया की है। अगर स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बनाती है, भले ही चाहे वो बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसे अप्रूव कर दे, तो भी माना जाएगा कि यहाँ पे स्टेट बार काउंसिल
ने के पास कोई भी जुडिक्शन नहीं था, उसने जुडिक्शन ना होने के बावजूद ये रूल्स बनाए हैं, तो ये बिल्कुल इनवैलिड होंगे। तो क्लियर हो गया आपको कि जुडिशियल कंट्रोल 3 तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब कोर्ट 3 तरीके से सुपरवाइज करते हैं और 3 चीजें देखती है कि कहीं ये पेरेंट एक्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, या जो उन्होंने एक्ट बनाया है एग्जीक्यूटिव ने वो अल्ट्रा वायरस तो नहीं है। तो इन चीजों के बेसिस पे जुडिशरी फिर ये डिसाइड करती है कि जो भी एग्जीक्यूटिव ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो आई डू होप कि इस वीडियो लेक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जुडिशरी कंट्रोल किसे कहते हैं और किस किस मेथड से ये जुडिशरी कंट्रोल अप्लाई होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू।